हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे एलएलबी और बीएलएलबी के लिए। 1726 तक मुंबई में न्याय प्रशासन के विकास का वर्णन कीजिए। 1700 तक जितना भी न्याय प्रशासन हुआ है मुंबई में उसके बारे में बताना है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मुंबई अप टू 1726। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में मुंबई को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने 1534 में मुंबई को दे दिया था पुर्तगालियों को। इसी समय से मुंबई की शासन व्यवस्था पुर्तगाली विधि पर आधारित थी। जो भी पुर्तगाली विधि थी उस पर आधारित थी मुंबई की शासन व्यवस्था। इस भूप्रदेश की सुरक्षा के लिए, जो मुंबई भूप्रदेश था उसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों ने एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की थी जो वहाँ थानेदार कहलाता था और सभी विवादों को न्यायाधीश ओविडोर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। और मुंबई द्वीप में रहने वाली समस्त प्रजा तथा उनकी संपत्ति पर पुर्तगाली शासकों का कब्जा था। जो भी वहाँ पे मुंबई में जनता रहती थी, जो भी प्रजा रहती थी, उनकी सभी संपत्ति पर वहाँ के जो पुर्तगाली शासक थे उनका कब्जा था। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री है कि कहाँ से कोर्ट बनने शुरू हुए, न्याय व्यवस्था कैसे कैसे बनाई गई, किसने कब कितना राज किया, कौन से देश पर किसका राज रहा, फिर भारत की व्यवस्था कैसे हुई, मतलब भारत में स्वतंत्रता कैसे आई। ये सारी हिस्ट्री है इसमें, ठीक है, लीगल हिस्ट्री में। और वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। और वहाँ की प्रजा से साप्ताहिक वसूली की जाती थी। जो भी वहाँ की प्रजा थी उनसे वीकली वसूली की जाती थी, जिसकी कोई निश्चित दर नहीं थी, जिसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं था कि वो कितना चार्ज करेंगे, कितना लेंगे, बल्कि शासक की इच्छा पर निर्भर करती थी। जो भी वहाँ का शासक था उसकी इच्छा पर निर्भर करती थी कि वो कितनी भी वसूली कर सकता है। लगान न चुकाने वाले दोषी व्यक्ति को उसकी पत्नी और बच्चों सहित बंदी बनाकर दंडित किया जाता था। अगर कोई वहाँ पे लगान नहीं देता था, जो भी वसूली की जाती थी वो नहीं देते थे, तो उसके परिवार को बंदी बना देते और उनको दंड देते थे। जनता पुर्तगाली शासकों की मनमानी नीतियों से इतनी तंग आ चुकी थी कि अनेक गरीब लोगों ने मुंबई द्वीप को छोड़ दिया। जो भी वहाँ पे गरीब लोग थे जो लगान नहीं दे सकते थे, उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का हस्तांतरण 1661। सन 1661 में शासक अल्फोंसस ने अपनी बहन प्रिंसेस कैथलीन का विवाह इंग्लैंड के शासक के साथ कर दिया तथा मुंबई द्वीप को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया। जो पुर्तगाली शासक थे उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी, किससे? चार्ल्स द्वितीय से, और ये जो मुंबई राज्य था उसको दे दिया उनको दहेज में। उस समय मुंबई की जनसंख्या 10,000 के लगभग थी और ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने इंग्लैंड से इतनी दूर स्थित इस छोटे से भूखंड, जो भी मुंबई था, इस छोटे से भूभाग पर नियंत्रण रखने में कठिनाई अनुभव की तथा आर्थिक आय की दृष्टि से उस पर शासन करना व्यर्थ समझा। और सन 1668 के एक राजलेख चार्टर को हिंदी में कहते हैं राजलेख और इंग्लिश में चार्टर के अंतर्गत मुंबई के भूभाग को 10 पौंड वार्षिक लगान के बदले में भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। सबसे पहले ये गुजरात के शासक के पास था, उसके बाद आया पुर्तगालियों के पास। फिर पुर्तगाली ने अपनी बहन की शादी करवा दी चार्ल्स द्वितीय से, और चार्ल्स द्वितीय के बाद उन्होंने इसको एज ए रेंट पर दिया। किसको? भारत स्थित ईस्ट इंडिया को। किसमें? 1668 में। ठीक है, ये सन तो आपको याद करनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट है ना, इनको याद रखना। ठीक है, बाकी लास्ट में मैं बताऊंगी ही आपको मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं। सन 1668 का राजलेख जो चार्टर था 1668 का, वो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने सन 1668 के चार्टर द्वारा भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई क्षेत्र के लिए आवश्यक
कानून बनाने हेतु अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। जो ईस्ट इंडिया थी उसको चार्ल्स द्वितीय ने अधिकार दिया अध्यादेश जारी करने का। कंपनी को दी गई उस विधायी शक्ति पर दो प्रकार का नियंत्रण लगाए गए थे। जो भी कंपनी थी उस पर दो प्रकार के नियंत्रण कंट्रोल लगाए गए थे। पहला यह है कि उसके द्वारा पारित विधियां अध्यादेश उचित होने चाहिए। दूसरा कि जो इंग्लिश विधि इंग्लैंड में प्रचलित है उसके विपरीत नहीं होनी चाहिए, यानी कि मुंबई पर वही विधि अपनाई जानी चाहिए जो इंग्लिश विधि इंग्लैंड में प्रचलित है। ठीक है। फिर है और कंपनी द्वारा अपराधियों को अर्थदंड और अथवा कारावास की सजाएं दी जा सकती थीं और विशेष परिस्थितियों में उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार शक्ति भी दी गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे मृत्यु दंड देने की अधिकार शक्ति भी दी गई। इस राजलेख के अनुसार कंपनी को यह बताया गया था कि वह इंग्लैंड की भांति मुंबई में भी एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना करे। फिर इसके बाद है सन 1668 के बाद मुंबई के न्याय प्रशासन का विकास निम्नलिखित रूप में किया गया। ठीक है। मुंबई के लिए नई न्यायिक योजना प्रथम चरण 1672 से 1683 तक। ये जो नोट्स हैं ये बनाए हैं मैंने बुक से, यूनिक से नहीं बनाए हैं। और यूनिक का और ये वाला जो मैटर मैं पढ़ा रही हूँ ये मिसमैच हो जाएगा। जिसने यूनिक से पढ़ा है वो यूनिक का याद रखना और जो इन वीडियो से पढ़ रहा है वो इनको याद रख सकते हो। ठीक है। सन 1672 में मुंबई में पुर्तगाली कानून समाप्त कर दिया और इंग्लिश विधि अपनाई गई। विल्काल्स की अध्यक्षता में एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। अगर ये नाम याद ना रहें तो इनमें ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना याद करने के लिए, सिर्फ इतना याद रखना कि 1672 में जो मुंबई में पुर्तगाली कानून था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये नाम तो किसी को याद होने वाले हैं नहीं और ना ही ये याद रहेंगे, एग्ज़ाम में आप सारे नाम भूल जाओगे। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अधिकार। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अधिकार जिसको स्थापित किया गया था 1672 में। कोर्ट को दीवानी, फौजदारी और वसीयत संबंधी अधिकार प्राप्त थे। जो कोर्ट है उसको दीवानी और फौजदारी और वसीयत संबंधी अधिकार प्राप्त थे और न्यायालय को मामलों को जल्दी निपटाने और दीवानी मामले जूरी का परामर्श लेना आवश्यक था। फिर इसके बाद है न्यायालय व्यवस्था की विशेषताएं। जो न्यायालय था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर उसकी विशेषताएं। दीवानी वादों की प्रक्रिया सरल थी। जो दीवानी वाद थे जैसे कि संपत्ति से रिलेटेड मामले या फिर कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड मामले, संविदा से, या फिर जो भी पैसे के लेन देन के थे उन सभी से रिलेटेड जो भी मामले थे उनकी जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसीजर था वो सरल था और 10 से 12 दिनों में निर्णय सुना दिया जाता था। और आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए मुंबई क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, जिनमें आपराधिक न्याय व्यवस्था को बांटा गया था। ठीक है। फिर है न्यायाधीशों की भूमिका। जो वहाँ के न्यायाधीश थे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के, उनकी भूमिका। प्रत्येक भाग के लिए एक अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किया गया और ये अधिकारी अपराधियों को बंदी बनाकर प्रारंभिक जांच करते थे और कोर्ट में पेश करते थे। लेकिन आंगियर ने इस न्याय व्यवस्था की शुरुआत की और न्यायाधीशों से निष्पक्ष न्याय करने का अनुरोध किया। लेकिन उनके बाद अन्य गवर्नरों ने ध्यान नहीं दिया और व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकी। जो भी व्यवस्था बनाई गई थी 1668 में वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाई। फिर इसके बाद आया मुंबई न्याय व्यवस्था का द्वितीय चरण। ठीक है। 1684 से 1690 तक सामुद्रिक न्याय की स्थापना। जो द्वितीय चरण था इसमें की गई थी सामुद्रिक न्याय की स्थापना। जो पहला चरण था उसमें जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था उसको समाप्त कर दिया गया। सन 1884 में मुंबई में एक सामुद्रिक न्यायालय स्थापित किया गया था। जो 1884 है इसमें एक न्यायालय स्थापित किया गया जिसका नाम था सामुद्रिक न्यायालय और डॉक्टर सेंट जॉन को इस न्यायालय का जज एडवोकेट नियुक्त किया गया।
इन नामों को याद करने में दिक्कत हो तो इनको याद मत करना, सिर्फ इतना लिख सकते हो आप कि 1684 में मुंबई में सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक न्यायाधीश जज की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, बस इतना लिख सकते हो। इसके बाद है न्यायालय के अधिकार, जो द्वितीय चरण में न्यायालय की स्थापना की गई थी, सामुद्रिक न्यायालय, इसके अधिकार। सामुद्रिक न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मामलों में भी अधिकार प्राप्त थे। जो सिविल और क्रिमिनल हैं इनमें भी इनको अधिकार प्राप्त थे। किसको? सामुद्रिक न्यायालय को। और डॉक्टर जॉन ने गवर्नर चार्ल्स के विरुद्ध कुछ मामलों में जांच प्रारंभ की, जिससे गवर्नर नाराज हो गए। फिर है इसके बाद विवाद और बर्खास्तगी। गवर्नर चार्ल्स और डॉक्टर जॉन के बीच मनमुटाव बढ़ गया। जब उन्होंने उसके खिलाफ जांच शुरू की, वो नाराज हो गए, जिससे कि उन दोनों में मनमुटाव बढ़ गया। चार्ल्स ने डॉक्टर जॉन्स को बर्खास्त कर दिया। जो चार्ल्स थे उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, उनको हटा दिया उनके काम से। और सन 1685 में सामुद्रिक न्यायालय के दीवानी और फौजदारी अधिकार समाप्त कर दिए गए। किसमें? 1685 में जो फौजदारी और दीवानी अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। और फिर 1685 में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की पुनर्स्थापना की गई। वॉक्स को इस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। फिर सन 1690 में मुगल नौ सेना अध्यक्ष सिद्दी अयूब के आक्रमण न्याय व्यवस्था समाप्त की गई और 1718 तक कालखंड अंधकार में रहा। जो भी वहाँ का कार्य था वो सब क्या रहा? अंधकार में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर इसके बाद होती है मुंबई न्याय व्यवस्था का तृतीय चरण। इसमें 3 ही चरण हैं, जबकि आपके यूनिक में 4 चरण बता रखे हैं, लेकिन बुक में 3 ही चरण हैं, तो मैंने 3 ही कराए हैं। ठीक है, इन तीनों चरणों के नाम याद रखना। ये कौन कौन सी सन में आए थे ये आपको याद रखना है, वो मैं कीवर्ड में भी आपको बता दूंगी। और जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो सब वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएंगी। मुंबई की न्याय व्यवस्था तृतीय चरण। तीसरा चरण है 1718 से 1726 तक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना। जो तृतीय चरण है इसमें कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की एक स्थापना की गई थी। 25 मार्च 1718 में मुंबई क्षेत्र के लिए एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। जो 1718 है, इसकी पहली ही सन लिख देना कि 1718 में मुंबई क्षेत्र में एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी, जिसमें 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 1 अंग्रेज था और 4 भारतीय थे। ठीक है, फिर है न्यायालय के अधिकार, जिसमें कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था 1718 वाला, इसके जो अधिकार थे वो न्यायालय को दीवानी और फौजदारी, जो हमने अभी तक तीनों चरण पढ़े हैं, जितने भी उसमें कोर्ट की स्थापना की गई है। जैसे पहले में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की गई थी, दूसरे चरण में भी कोर्ट ऑफ सामुद्रिक कोर्ट की स्थापना की गई थी, और तीसरे चरण में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की फिर से स्थापना की गई। ठीक है, इन तीनों को दीवानी और फौजदारी मामलों में अधिकार शामिल थे। ये कॉमन पॉइंट है, इसको याद रखना, तीनों में काम आ जाएगा। दीवानी और फौजदारी मामलों में विचारण करने की आधिकारिकता थी और न्यायालय सप्ताह में 1 बार लगता था। वहाँ पर जो न्यायालय था वो हफ्ते में सिर्फ 1 बार वहाँ पे लगता था। जो भी कोर्ट में वाद जाते थे वो हफ्ते में 1 बार सुने जाते थे और उनके निर्णय सम न्याय और सद्भावना के सिद्धांत पर आधारित होते थे। ठीक है, फिर इसके बाद है अपील और प्रक्रिया। जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है 1718 वाला, उसके लिए न्यायालय के निर्णयों पर अपील सह-परिषद राज्यपाल के न्यायालय में दायर की जा सकती है। जो परिषद है राज्यपाल की, उसमें दायर की जा सकती है अपील। ठीक है, फिर है अपील करने के लिए 5 रुपये फीस निर्धारित थी। 1718 में अपील करने के लिए 5 रुपये फीस लगती थी और 48 घंटे की पूर्व सूचना देना अनिवार्य था। 48 घंटे पहले सूचना दी जाती थी कि अपील की जा रही है और इसके लिए 5 रुपये फीस थी। ठीक है, 1718 में। फिर है न्यायालय की विशेषताएं। जो ये 1718 वाला कोड था, इसकी विशेषताएं।
न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों में अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता करते थे। फिर महिलाओं और पुरुषों के लिए समान दंड की व्यवस्था थी और कोड़े मारने का दंड सामान्य प्रचलित था। पहले कोड़े मारने का दंड दिया जाता था जो सामान्यतः प्रचलित था। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना, कहानी की तरह आपको पढ़ना होगा। सिर्फ इसमें मेन चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि तीनों चरण हैं, उन तीनों चरण को याद रखना कि कब कब आए थे, और जितनी भी हेडिंग है ये याद रखना। और जो उन हेडिंग में मेन चीज़ है, जैसे न्यायालय में तो सब में कॉमन ही है कि फौजदारी और दीवानी सबको अधिकार है। ठीक है, बाकी जो अदर पॉइंट्स होंगे उनमें भी आपको कुछ पॉइंट याद करने होंगे। इसका निष्कर्ष है, मुंबई की न्याय व्यवस्था के तृतीय चरण में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों की भागीदारी और महिलाओं और पुरुषों के लिए समान दंड की व्यवस्था और सम न्याय व सद्भावना पर आधारित निर्णय शामिल थे। हालांकि इनमें कुछ दोष भी थे, जैसे कि गवर्नर और परिषद के सदस्यों का न्यायाधीश और इंग्लिश जस्टिसेस का कार्य करना, जो विधि के सिद्धांतों के विपरीत था और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता था। ठीक है, ये था 1726 तक जो भी न्याय प्रशासन हुआ था मुंबई में वो। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है, रेडी कर लेना इसको। फिर इसके बाद इसके कीवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले जो 1726 तक न्याय प्रशासन था उसके लिए आपको एक परिचय देना होगा कि 1726 से पहले मुंबई किसके पास था, उस पर कौन शासन करता था, किसके कानून चलते थे। ठीक है, सबसे पहले गुजरात के शासक बहादुर शाह, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे उनके कब्जे में था मुंबई। फिर 1534 में मुंबई पुर्तगालियों को दे दिया गया था। उसके बाद मुंबई की शासन व्यवस्था पुर्तगाली विधि पर आधारित थी। जो भी वहाँ पे शासन व्यवस्था थी वो पुर्तगाली व्यवस्था पर आधारित थी। फिर जो मुंबई भूप्रदेश था, जो भूभाग था, उसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों ने एक सैनिक की नियुक्ति की थी जो वहाँ का थानेदार कहलाता था। उसके बाद प्रजा से साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में एक बार वसूली की जाती थी, जिसकी कोई भी निश्चित दर नहीं थी, उनकी मर्जी थी, वो जितना उससे लेना चाहें ले सकते हैं। लगान न चुकाने पर दंड, यानी कि जो भी व्यक्ति नहीं देता था लगान, उसके परिवार को बंदी बना लिया जाता था और उसे दंड दिया जाता था। जनता इस चीज़ से तंग होकर मुंबई को छोड़कर चली गई। ठीक है, ये इसके 5 पॉइंट हैं। मैंने इनको पॉइंटों में बता दिया है, वहाँ तो पैराग्राफ में लिख रहा था। ये 5 पॉइंट हैं। अगर आपको ठीक लगे पॉइंट में लिखना चाहो आप तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ में लिखना हो तो छोटे छोटे 3-4 पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हो। फिर इसके बाद है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का हस्तांतरण। ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी। पहला तो परिचय, दूसरी ये वाली चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का हस्तांतरण हुआ था 1661 में। सन 1661 में अपनी बहन, जो पुर्तगाली शासक थे, उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी चार्ल्स द्वितीय से और मुंबई द्वीप को मुंबई को दे दिया था दहेज में। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। फिर जो वहाँ की जनसंख्या थी मुंबई की वो 10,000 से कम थी। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड से यहाँ वो इतनी दूर से मुंबई में व्यापार करना व्यर्थ समझते थे और इसलिए उन्होंने 1668 के राजलेख चार्टर के अंतर्गत 10 पाउंड वार्षिक आय पर भारत स्थित ईस्ट इंडिया को मुंबई को दे दिया था। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक आय पर। फिर इसके बाद आया सन 1668 का राजलेख, सन 1668 का चार्टर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून बनाने का अधिकार, विधायी शक्ति पर 2 नियंत्रण। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको अधिकार दिया गया था कानून बनाने का और विधायी शक्ति पर नियंत्रण बताए थे 2। पहला कि जो भी विधि पारित की जाएगी, जो भी विधि बनाई जाएगी, वो अध्यादेश जो है वो उचित होने चाहिए। दूसरा, जो विधि इंग्लैंड में प्रचलित है, जो चार्ल्स द्वितीय थे, इंग्लैंड के थे रहने वाले, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था और कहा था कि इंग्लैंड में जो विधि प्रचलित है उसके विपरीत नहीं होनी चाहिए। जो भी आप शासन व्यवस्था कर रहे हो, जो भी आप विधि बना रहे हो, वो इंग्लैंड के हिसाब से बनाना। ठीक है।
फिर 1668 के बाद मुंबई में न्यायिक योजना, जो 1668 है उसके चार्टर के बाद मुंबई में न्यायिक योजना, सबसे पहले मुंबई के लिए नई न्यायिक योजना प्रथम चरण, पहले आया प्रथम चरण, फिर आया द्वितीय चरण, फिर आया तीसरा चरण। 3 चरण याद रखना। पहला 1672 से 1683 तक पुर्तगाली कानून समाप्त। इस चार्टर के तहत जो प्रथम चरण था, इसमें पुर्तगाली जो कानून था उसको समाप्त कर दिया गया, इंग्लिश विधि अपनाई गई और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर है कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अधिकार, जो 1672 में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी, उसके अधिकार, सिविल मामले, फौजदारी मामले, वसीयती संबंधी मामले और जल्द निपटारा, 10 से 12 दिनों में निपटारा इसका कर दिया जाता था। न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, इसकी विशेषता यही थी कि दीवानी वाद जो थे वो सरल थे और 10 से 12 दिनों में निर्णय दे दिया जाता था। और इन्होंने आपराधिक मामलों के लिए 4 क्षेत्रों में मुंबई को बांटा था। बस इतना ही लिख देना कि 4 क्षेत्रों में बांटा था, नाम याद ना आए तो। फिर इसके बाद भूमिका, जो प्रथम चरण है उसके जो न्यायाधीश थे उनकी भूमिका, प्रत्येक भाग के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था नहीं चली। जो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की वहाँ पर मांग की गई थी, फिर वो नहीं चली, जिसकी वजह से ये जो व्यवस्था थी इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर इसके बाद आता है इसका दूसरा चरण, मुंबई न्याय व्यवस्था का दूसरा चरण 1684 से 1690 तक। इसमें सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसमें? 1684 में मुंबई में न्यायिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद है इसके अधिकार तीनों में सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत। सिविल और फौजदारी दोनों ही मामलों में अधिकार प्राप्त थे और जो जॉन थे उन्होंने गवर्नर के विरुद्ध जांच शुरू करी, जिससे गवर्नर नाराज हो गए। फिर इसके बाद आया विवाद और बर्खास्तगी, दोनों में मनमुटाव। जब जॉन ने गवर्नर के लिए जांच शुरू की थी तो वो नाराज हो गए थे, उसके बाद इन दोनों में मनमुटाव आए। न्यायालय के दोनों अधिकार समाप्त कर दिए गए, जो फौजदारी और दीवानी अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद मुंबई में न्याय व्यवस्था का तृतीय चरण, फिर आया तीसरा चरण 1718 से 1726 तक। अगर कहीं पे मैं कोई भी सन गलत बोल जाऊँ तो समझ जाना, पढ़ते पढ़ते कभी कभी चीज़ें गलत निकल जाती हैं। ठीक है। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी 1718 में। फिर न्यायालय के अधिकार वही फौजदारी और दीवानी मामले। फिर इसकी अपील राज्यपाल के पास जाती थी और फीस 5 रुपये थी। ठीक है। फिर है न्यायालय की विशेषताएं, महिला और पुरुषों के लिए समान दंड की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके बाद इसका निष्कर्ष आप लिख सकते हो। ये 6 पेज का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 6 में से अगर 4 पेज भी आपको याद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। सारे पॉइंट जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए सभी को याद कर लेना। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।